ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। शुरू करने से पहले सिर्फ एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, कोई भी मेरा यहाँ पे जो डिस्कशन है कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाई का या सेल का, सिर्फ और सिर्फ मेरा यहाँ पे एक एनालिसिस है। मैं अपना व्यू पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें या अपने ब्रोकर से बात कर लें। मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो व्यू है वो आपको ये प्रेजेंट करने का है कि क्या इसके अंदर में पुराने जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या कुछ वैल्यू एडिशंस हो सकती है, और जो नए निवेशक इसमें आएंगे क्या उनके लिए ये एक फ़ायदेमंद का सौदा होगा, क्या ये मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। हम ये सब एक हेल्दी डिस्कशन इसके अंदर में करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे आग्रह है कि आप कोई भी इसमें डिसीजन लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के सलाह मशवरा करके फिर ही लें। तो इसके अंदर में हम बहुत एक अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देखें। पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। 15 जुलाई को इसका IPO या FPO जो भी हम कहें वो ओपन होने वाला है। 17 जुलाई को इसकी क्लोजिंग डेट है। 15,000 करोड़ का टोटल FPO है। फेस वैल्यू इसकी ₹2 है। प्राइस बैंड 12 से 13 है, तो प्रीमियम 10 से 11 रुपए के आसपास आता है। BSE NSE दोनों में लिस्ट होने वाली है। रिटेल पोर्शन 35% का है। इसकी जो एप्लीकेशन है, मिनिमम एप्लीकेशन साइज 1000 शेयर्स की है। 15,000 मैक्सिमम हम एप्लीकेशन कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, तो मिनिमम 13,000 और मैक्सिमम 1,95,000 का अमाउंट हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसकी जो अलॉटमेंट है वो 22 तारीख को होगी। रिफंड जो है 23 तारीख को मिलेगा। 24 तारीख को हमारे डीमैट अकाउंट में आएगा और 27 जुलाई को ये लिस्ट हो जाएगा। तो जितने भी स्टॉक्स हैं या जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे NSE BSE पे 27 जुलाई को फाइनली लिस्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस है जो 14-15 दिन का पूरा रहेगा। तो येस बैंक की अगर बात करें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही बड़ा बैंक रह चुका है और मार्केट कैपिटल के हिसाब से अगर हम बात करें तो अभी भी एक बड़ा बैंक है। तो सबसे पहले तो ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखें तो HDFC बैंक है, कोटक बैंक है सेकंड नंबर पे, थर्ड पे ICICI, फोर्थ पे एक्सिस, फिफ्थ पे बंधन बैंक आ चुका है, सिक्स्थ पे है IDBI बैंक। मैं इसको एक PSU कंसिडर करता हूँ रादर देन प्राइवेट बैंक, बट फिर भी ये प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में आता रहा है। उसके बाद में अगर 7वें नंबर पे बात करें तो इंडसइंड बैंक और 8वें नंबर पे आता है येस बैंक। येस बैंक के बाद में AU स्मॉल फाइनेंस, IDFC, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, RBL बैंक, ये सारे आते हैं। तो अगर मार्केट कैपिटल के हिसाब से आज के करंट प्राइसिंग पे या वैल्यूएशन पे बात करें तो आज के करंट वैल्यूएशन पे ये अप्रोक्सीमेटली 32,000 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन मार्केट कैपिटल है। और अगर अभी हम कंसीडर करें इसकी जो भी इशू प्राइस है, अगर इशू प्राइस को हम कंसीडर करेंगे तो भी ये आफ्टर IPO की अगर बात करें तब भी ये मुझे लगता है कि ये 8वें नंबर पे ही एज पर मार्केट कैपिटल रहने वाली है। अब येस बैंक के अंदर में हम जो एनालिसिस करने वाले हैं ये कोई भी फंडामेंटल बेस नहीं होने वाली है, ना ही टेक्निकल बेस होने वाली है, सिर्फ और एक सिर्फ लॉजिकल बेस होने वाला है। रीज़न इसका ये है कि क्योंकि फंडामेंटली ऑलरेडी वीक है, ये हम सबको पता है। इसका कैपिटल, बेस कैपिटल जो है ये पूरा का पूरा इरोड हो चुका है। तो जितनी भी इसकी चीज़ें हैं सारी नेगेटिव है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें, इसके इमेज की बात करें, सारी की सारी इसके अंदर में नेगेटिव बातें निकल के आ रही है। पॉजिटिव इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। बट सिंस इसके अंदर में एक बड़ा पॉजिटिव ये है कि इस बैंक के पीछे सारे के सारे बैंक्स लगे हुए हैं। स्पेशली SBI जो है वो इसके पीछे लगा हुआ है इसे रिवाइवल करने के लिए, और RBI ने भी इस पे बहुत अच्छा फोकस लगा रखा है कि इसे रिवाइव किया जाए। और जब इतने सारे इंस्टीट्यूशंस इस एक कंपनी को रिवाइव करने के लिए लग जाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि वो कंपनी बिल्कुल रिवाइव हो सकती है और बिल्कुल इसके अंदर में एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अगर इसमें बहुत बड़ा ग्रोथ हमको देखने भी नहीं मिलेगा तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद में हो सकता है कि इसकी एक मर्जर या एक्विजिशन हो, कोई टेक ओवर टारगेट करके इस बैंक को अपने साथ मर्ज कर ले। लेकिन उसे मर्ज करने से पहले इसमें जितने भी इसकी वैल्यूज़ है या वैल्यूएशंस है इसकी ठीक करनी पड़ेगी। उसके बाद ही कोई इसका जो बड़ा इन्वेस्टर है या बड़ा टेकर है वो आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब इसके अंदर में अब सारे नेगेटिव्स निकल चुके हैं, प्रमोटर होल्डिंग इसमें ऑलमोस्ट नील हो चुकी है इसमें, और अगर हम कंसिडर करें तो अभी फिलहाल इसमें FIIs बहुत नॉमिनल होल्डिंग है इसके अंदर में। जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो सारे DIIs की और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की है, और सबसे ज़्यादा जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में है। और मेरे हिसाब से हर रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक
रहता ही रहता है। अब किसी ने 300 में लिया है, किसी ने 200 में लिया है, किसी ने 100 में लिया है, हर भाव में लोगों ने इसे एवरेज किया है, हर प्राइस पे इसे एवरेज किया है और अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि अब लोगों की एवरेज जो है वो 50 से 100 के बीच में आ चुकी है। तो अभी भी कंसिडर करें तो मार्केट अभी जो नया इशू आ रहा है उसके हिसाब से भी 80% डिस्काउंट में ये है। अगर मैं 50 रुपए एवरेज पकड़ के चलूं, अगर 100 रुपए एवरेज पकड़ के चलूं तो भी आप अभी भी 88% डिस्काउंट में चल रहे हैं। तो लोगों के पास में अभी भी ये बहुत बड़ा लॉस दे रखा है। तो इस सिचुएशन में क्या पुराने इन्वेस्टर्स इसके अंदर पैसा लगाएंगे? क्या ये नए इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव होगा? ये सारे डिस्कशंस हमको इसमें करने हैं। तो येस बैंक के इस एफपीओ को हम समझेंगे शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू, क्योंकि फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस करना इसका पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटल्स हमें पता है ऑलरेडी वीक है, और अगर इसके टेक्निकल एनालिसिस भी की जाए तो भी टेक्निकल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है अच्छे हैं इसके, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। अगर एवरेज में प्राइस की बात करूं तब मैं कह सकता हूं ऑल टाइम लो पे है, अदरवाइज तो ऑल टाइम लो इसका 4-5 रुपए का है। इसमें अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो प्राइसिंग इसकी बहुत ही चीप दिखाई दे रही है अभी, लेकिन फिर भी हम उसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। लेकिन फिलहाल पहले हम इसके एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे कि क्या येस बैंक में दम है कि नहीं है, या इसके अंदर में क्या हमें आगे वैल्यू मिल सकती है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ शॉर्ट एनालिसिस से ही मिल सकती है फिलहाल, तो हम उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे और उससे इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके अंदर वैल्यू डिराइव हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनकी स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला जो स्ट्रेंथ है इसका कि इसमें आप ऑलमोस्ट नील प्रमोटर होल्डिंग है। तो यहाँ पे भी जो कल्यूजन का जो इसमें पहले प्रॉब्लम था वो नहीं आएगा। जो टकराव था प्रोमोटर्स के बीच में डायरेक्टरशिप को लेके, एमडी या सीईओ के पद को लेके, वो सब इसके अंदर में अब नहीं रहने वाला है, क्योंकि राणा कपूर ने ऑलमोस्ट अपनी सारी होल्डिंग्स इसमें बेच दी है। और अगर उनके मधु कपूर की बात करें तो उनकी भी 1% के आसपास होल्डिंग रह गई है, तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग उनकी भी नहीं है। तो इसमें जो कल्यूजन है वो अब मुझे लगता है कि अब इसके अंदर खत्म हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी इसके अंदर एक स्ट्रेंथ निकल के आएगी। और इसके अंदर सिंस प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है तो इसका एक जो अपॉर्चुनिटी है या एक प्लस पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा इसके अंदर में दिखाई दे रहा है। दूसरा, इसकी ऑलरेडी एक पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो इन्हें अपने बहुत मार्केटिंग पे या बहुत एक्सपेंशन पे भी उनको कोई खर्चा नहीं करना है। जो भी है सिर्फ अपने रिवाइवल के लिए इन्हें खर्चा करना है। तो अभी फिलहाल जो दिख रहा है वो यही है कि इनको सिर्फ जो कैपिटल बेस इरोड हो चुका है उस कैपिटल को रेस करके उसे रिकैपिटलाइज करके अपने बिजनेस को और ग्रो करना है। लोगों का जो फेथ इनके ऊपर से चला गया है उसे सिर्फ रिगेन करना इनको अब रह गया है। तो मुझे लगता है कि वो अगर जब एक अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो जरूर वो निकल के आएगा। और इस ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, काफी समय से बैंक वर्क कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे सब जानते हैं और इसके अंदर में कोई किसी को डाउट नहीं है कि एक वेल नोन कंपनी है या वेल नोन बैंक रह चुकी है एक अपने टाइम पे। और अभी भी मुझे लगता है कि इसके अंदर में दम है, और जिस तरीके से सारे बैंक्स मिलके इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में जो इसकी ब्रांड इमेज है वो जरूर निकल के सुधरते हुए आएगी। इसका जो बिजनेस है बहुत ही सिंप्लीफाइड है, बहुत ज्यादा सब्सिडियरीज इस कंपनी की नहीं है। अगर हम बात करें इसके सब्सिडियरीज को तो यस सिक्योरिटीज, यस म्यूचुअल फंड्स, ये कुछ एक आध जो कंपनियां हैं वही रह गई हैं। जो इसकी सब्सिडियरी है वो भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो ये या प्रोफेशनल मैनेजमेंट आएगा तो उसे डाइवर्सिफाई या डाइवेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और या उससे हो सकता है कि और भी अपॉर्चुनिटीज आगे निकल के आएगी। तो वो देखने की चीज़ है। लेकिन अगर ऑलमोस्ट इसके स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ये 4-5 चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी है, जो बहुत ही इससे प्रोसेस के अंदर में पिछले 6-8 महीने के जो प्रोसेस में जो इवॉल्व हुआ है वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इसके अंदर में हमको देखने मिल रहा है। इसकी जो वीकनेस है वो सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि इसका जो कैपिटल बेस है वो पूरा इरोड हो चुका है, और इसे अब चलाने के लिए या इसकी जो प्रोविजनिंग के लिए वो भी मुझे लगता है कि इनफ नहीं है। तो इसलिए इनका जो कैपिटल बेस है बहुत ही वीक है। तो इन्हें पैसे तो जरूर चाहिए होंगे, इसीलिए वो एफपीओ लेके आ रहे हैं ताकि इसके कैपिटल को रिकैपिटलाइज किया जाए और इस कंपनी को वापस से खड़ा किया जाए, वापस से इसकी ब्रांड बिल्डिंग की जाए। और जैसे सेकंड इसकी वीकनेस है कि डिस्टॉर्टेड इमेज। तो हालांकि इसने इन्वेस्टर्स का पैसा खराब किया, डिपॉजिटर्स का ज्यादा पैसा खराब नहीं किया है। तो मेरा ऐसे मानना है कि डिपॉजिटर्स ज्यादा चिंतित नहीं होंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा एक चिंता करने की वाली बात थी इसके अंदर में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इमेज इनकी खराब हुई है वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा आगे, किस तरह से इसका रिवाइवल होता है, किस तरह से इसकी ब्रांड बिल्डिंग होती है, या किस तरह को इसको रीइन्वेंट किया जाता है इस कंपनी को। उस तरीके का जो भी इसका एक्शन रहेगा बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि देखने वाला होगा कि किस तरह से ये वापस इसको रिवाइव करते हैं और वापस लोगों का कॉन्फिडेंस इसके ऊपर वापस आता है। थर्ड है कि इसका इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो है वो बहुत ही वीक है, लोग इसमें पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। हमने काफी बार देखा कि कैपिटल रेजिंग जब इनकी चल रही थी, रवनीत गिल जब इसके सीईओ थे और आरबीआई ने जब इसे टेक ओवर किया, उसके पहले जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट रह चुका है वो बहुत ही वीक है। बड़े इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। एफआईआईज ने सारा पैसा अपना इसमें से निकाल लिया है। लगभग काफी म्यूचुअल फंड्स ने भी पैसा इसमें से निकाला है, लेकिन एसबीआई के आने के बाद में म्यूचुअल फंड्स ने फिर से इसमें इन्वेस्ट किया है। नए डिपॉजिटर्स जो है उनको थोड़ा
सा इसके अंदर में फियर है कि क्या उनका पैसा सेफ है कि नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई के सेक्शन के बाद में और एसबीआई और बाकी बड़े बैंक्स ने जब इसमें अपना पैसा लगाया तो मुझे लगता है कि डिपॉजिटर का जो फियर है ये धीरे धीरे मिट जाएगा और जो कॉन्फिडेंस है वो वापस बन के आएगा। और इसे टाइम लगेगा, ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है, 2-3 साल 4 साल लग जाएंगे वापस इस ब्रांड को बनाने में, वापस इस कंपनी को खड़ी करने में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो हो सकता है कि इसके अंदर में एक अच्छी वैल्यू निकल के आ सकती है। अगर इसमें अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इसके अंदर में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है कि बड़े इन्वेस्टर्स का जो फेथ है या जो बड़े बैंक्स का जो इन्होंने अभी फेथ दिखाया है बेल आउट करके और इसके बाद में वापस इसे एफपीओ के थ्रू रिकैपिटलाइज करके, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी चीज है। और इसके अंदर में हो सकता है कि एक रीइमेजिंग या रीब्रांडिंग जो हम कहते हैं वो इसके अंदर बहुत इजीली हो पाएगी। इसमें इनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है कि रिटेल सेगमेंट जो है, रिटेल बैंकिंग है, उसे ज्यादा ग्रो करने का। और हमने देखा है कि इसके जो मेन बिजनेसेस थे वो बेसिकली ज्यादा ट्रेजरी और होलसेल बैंकिंग के थे या कॉर्पोरेट बैंकिंग के थे। जो मुझे लगता है जब रिटेल सेगमेंट अगर ग्रो करेगा तो बहुत ही इजीली मुझे लगता है कि इसके अंदर में एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि रिटेल सेगमेंट किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बैंक के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल सेगमेंट जो रहता है कि इसमें रिस्क जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड रहता है, वहां पे बड़ा रिस्क नहीं रहता है। और हमने एचडीएफसी के केस में देखा है, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक के केस में हमने देखा है, जिनके रिटेल सेगमेंट्स बहुत स्ट्रांग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर में, क्योंकि उनका जो बेस होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, ज्यादा उन एडवांसेस और लोन्स के अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, छोटे छोटे लोन रहते हैं तो रिस्क वहाँ कम रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो रिटेल सेगमेंट से हमको मिलती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इनका फोकस है वो अब ज्यादा रिटेल रहने वाला है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है, कॉर्पोरेट लोन्स थोड़े कम रहने वाले हैं। और हाल ही में येस बैंक ने कुछ लोन्स फैसिलिटी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स वो भी शुरू की है। तो जिस तरह से वो लोन लेंगे तो मुझे लगता है उनके अकाउंट्स भी खुलेंगे और जो वापस धीरे धीरे फेथ है वो वापस बन के आता हुआ दिख सकता है। इनकी जो रिकैपिटलाइजेशन हो रही है ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वापस से बैंक को एक खड़ा होने का मौका मिलेगा और इसके जो नए ऑपरेशंस है और जो इनकी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। थर्ड है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ फंड। तो जब इस कंपनी में वापस से फंड आएगा तो इसे वापस ग्रो करने का एक मौका मिलेगा, वापस अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिलेगा। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है पैन इंडिया प्रेजेंस। तो ऑलरेडी ये सब जगह प्रेजेंस है मार्केट के अंदर में, इसे नए ब्रांचेस या खोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्सपेंशन की भी जरूरत नहीं है। अगर वो अभी अपने बिजनेस को कंसोलिडेट करके उसे ही ग्रो करने की कोशिश करेंगे और वापस से अपने ब्रांड को रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी इनके पास में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बैंक को ग्रो करने के लिए वो है इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस। तो मुझे लगता है कि जो फंड्स आएंगे उससे ये वापस अपने आप को रीब्रांड और रीइमेजिंग अपनी जो है वो कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही अच्छी है। इतने कम प्राइस पे अगर कोई बैंक वापस से अगर खड़ी हो सकती है तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर को वैल्यू बना के दे सकते। पांचवा है लो लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स। तो लो लिक्विडिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों का जो ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है वो 75% ऑलरेडी लॉक इन में है और जिनका जो फ्री शेयर्स था मुझे लगता है काफी लोगों ने बेच दिया है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जो 75% ऑलरेडी लॉक्ड इन है उसकी जो लिक्विडिटी है वो 3 साल के लिए लॉक्ड इन है। तो मुझे लगता है कि वो मार्केट में भी वो 75% शेयर्स जो हैं वो नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आते तो लिक्विडिटी जो है वो थोड़ी सी कम रहेगी, या हम उसे एक प्रमोटर होल्डिंग टाइप के तरह भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जब प्रमोटर होल्डिंग नहीं आएगी तो वो मार्केट में ज्यादा शेयर्स के प्राइस जो है वो नहीं गिरेंगे। हमने देखा था कि जब येस बैंक के ज्यादा प्राइस तब गिरने शुरू हो गए थे जब राणा कपूर ने अपने स्टेक सेल करने चालू कर दी थी। तो अगर वो स्टेक सेल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइसेस नीचे आएंगे, क्योंकि उन्हें ही फेथ नहीं है तो फिर इन्वेस्टर्स कैसे उस पर फेथ रखेंगे। तो सिमिलरली जब हम इसकी बात करते हैं लो लिक्विडिटी की तो मुझे लगता है कि जो 75% लॉक्ड इन है तो वो लिक्विडिटी आएगी नहीं और इसे मार्केट के इसके जो प्राइजेस है प्राइजेस को कुछ हद तक सपोर्ट मिलेगा और बहुत ज़्यादा इसके प्राइजेस नहीं गिरेंगे। और ऑलरेडी 10 रुपये में बड़े इन्वेस्टर्स ने या बड़े बैंक्स ने, एसबीआई ने 10-10 रुपये में इस कंपनी में पैसा लगाया है तो उन्होंने कुछ सोच के लगाया होगा। एफपीओ का जो प्राइस है वो भी 12 रुपये पे ये लेके आए हैं, तो इसका भी कुछ एक लॉजिक होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो बन सकती है और मुझे लगता है नेक्स्ट 2-3 साल 4 साल के लिए अगर हम होल्ड करें तो हो सकता है कि इसके अंदर में हमको एक अच्छी वैल्यू निकल के आ सके, क्योंकि ब्रांड को बनाना बहुत ही मुझे लगता है कि डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी प्रेजेंस है, आप अगर इन्वेस्टर सेंटीमेंट चेंज कर सकते हैं अपने पॉजिटिव एक्शंस के थ्रू तो बहुत ही जल्दी आपका रिवाइवल हो सकता है और बहुत ही अच्छा काम आप फ्यूचर में कर सकते हैं। अगर इसमें थ्रेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो है कि ऑलरेडी रिटेल बैंकिंग में जो टॉप बैंक्स है एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक्स, तो इन सारे बैंक्स का एक बहुत ही बड़ा डोमिनेंस है ऑलरेडी मार्केट के अंदर में, रिटेल सेगमेंट के अंदर में। तो ये इनको एक बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि चैलेंजिंग होगा कि रिटेल सेगमेंट को कैटर करना, क्योंकि जब ऑलरेडी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक ये सब पे लोगों का फेथ है तो वो येस बैंक में क्या शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो मैंने सेकंड पॉइंट में जैसे लिखा है सेंटिमेंट और ब्रांड रिस्क जो है
ये एक थोड़ा सा नेगेटिव अभी बना हुआ है, तो इसे रीबिल्ड करने में थोड़ा सा समय लगेगा और 1-2 दिन का काम नहीं है, ये काफ़ी दिनों का काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में एक जो ऑलरेडी डोमिनेंट बैंक्स हैं उनका एक जो थ्रेट है वो रहेगा। साथ ही में अभी जो लोकल एंटिटीज़ है या लोकल एनबीएफसीज है, जैसे बंधन बैंक एक एनबीएफसी थी, उसने बहुत ही अच्छी प्रेजेंस अपनी काफ़ी छोटे टाइम में बना ली है और उसने दूसरे बैंक्स को एक्वायर करके या दूसरे एनबीएफसीज को एक्वायर करके एक अपनी जो पैन इंडिया प्रेजेंस है वो बनाने की कोशिश करी है। और भी बहुत सारी एनबीएफसीज हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर हम देखें तो अभी काफ़ी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारी एनबीएफसीज जो है जो लोकली बहुत ही अच्छी पकड़ बना के रखी है इन्होंने, तो वो इस बैंकिंग सेक्टर में आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक जो थ्रेट है एक्सपेंशन का, ये थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा। और साथ ही इनके जो पुराने एनपीएज हैं वो भी ये क्या रिकवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हालांकि अभी जो ईडी है उन्होंने राणा कपूर के जो एसेट्स हैं वो फ्रीज किए हैं, वो अटैच कर लिए हैं फ्रॉड के केसेस में। वाधवन ग्रुप जो डीएचएफएल का ग्रुप है उनके भी जो एसेट्स हैं वो अटैच कर लिए हैं, फ्रीज कर लिए हैं। तो यहाँ पे इन सब चीजों से एक थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर बन रहा है। और अगर ये पैसे जो है वो निकल जाते हैं तो इनके जो कैपिटल है उसको वापस रिकैपिटलाइज करने में और बैंक को वापस चलाने में, वापस खड़ा करने में बहुत ही मजबूती मिल सकती है और बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। तो ये था मेरा स्वॉट एनालिसिस। अब इसके बाद में हम एक बार डिस्कस करेंगे कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और न्यू इन्वेस्टर को इसमें क्या करना चाहिए या क्या वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और उनके क्या क्वेरीज है, उनके क्या इसके अंदर में इश्यूज है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो ऑलरेडी हायर लेवल्स पे काफी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं और काफी हायर लेवल्स पे फंसे हुए हैं। और मैंने जैसे कहा कि काफी लोगों ने हर लेवल पे एवरेज किया है। अब मुझे लगता है कि एवरेज करते करते 50 से 100 रुपए के बीच में कई लोगों का, मैक्सिमम लोगों का मुझे लगता है कि एवरेज 50 से 100 के बीच में आ चुका है। और अभी भी अगर हम देखें तो हम ऑलरेडी 80 to 90% डीप डिस्काउंट में हम बैठे हुए हैं। ऑलरेडी उनके जो 75% शेयर्स हैं वो ऑलरेडी 3 साल के लिए लॉक हो चुके हैं। जिन्होंने मोरेटोरियम के बाद में या आरबीआई के टेक ओवर के बाद में इसे लिया है उनकी अलग बात है। अदरवाइज जो उसके पहले इन्वेस्टेड थे, जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर में थे, तो मुझे लगता है उनके 75% जो शेयर्स है वो लॉक इन हो चुके हैं और अभी उनका जो एक रिस्क है या उनका कैपिटल है वो फंसा हुआ है। अब वो कितने लेवल्स पे है या हायर लेवल्स पे वो हमें पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक जो सेंटीमेंट है थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। और इसका जो अब रिस्क टू रिटर्न रेशियो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही हाई है, क्योंकि जो 50 से 100 रुपए के आसपास बैठे हैं तो उन्हें यहाँ से मल्टी बैगर इसके बनना पड़ेगा। अगर हम 12 रुपए में इन्वेस्ट करते हैं तो इसे 50-60 रुपए 100 रुपए आना पड़ेगा, तब जाके उनके हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट आए या फिर थोड़े छोटे मोटे लॉस में निकाले। तो यहाँ से इस स्टॉक को मल्टी बैगर होना पड़ेगा, तभी यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को कुछ वैल्यू मिल सकता है। एवरेजिंग जो है वो भी हो सकता है कि काफी आप जो हायर लेवल पे इन्वेस्टेड हैं, 150 रुपए के आसपास भी इन्वेस्टेड है, तो उन्हें एक एवरेज करने के लिए मान लीजिए अगर 20 रुपए पे एवरेज करनी है तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी उन्हें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है उन्हें इन्वेस्ट करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे एक जो ये रिस्क है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए जो मेरा व्यू रहेगा वो ये है कि इस लेवल्स पे आप एवरेज करना चाहें तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक पिरामिडिंग करके इसे आप करना चाहिए कि हर ऊपर के लेवल पे आपको एवरेज करना चाहिए रादर देन लोअर लेवल्स पे। जैसे आज 12 रुपए है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये बढ़ना शुरू होगा, जब इसमें ग्रोथ आनी शुरू होगी, तब आप वापस इसे लें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि पुराने अगर आप हेवीली इन्वेस्टेड हैं तो इसमें इन्वेस्ट और करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपका कैपिटल यहाँ पे ये भी जो बचा हुआ पैसा है वो भी इरोड हो सकता है। क्योंकि अगर आप 12 रुपये भी इसके अंदर में और लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिकवरी का अभी फ़िलहाल मुझे चांसेस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसे होल्डिंग, इसका मिनिमम होल्डिंग पीरियड मुझे लगता है कि 3 से 5 साल का है। 3 से 5 साल पहले हमें इसके अंदर में कोई वैल्यू मुझे लगता है कि नहीं मिलने वाली है। हालांकि मैं बहुत ही इसके अंदर में पॉजिटिव व्यू लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से इसमें बड़े बैंक्स इंटरेस्टेड हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसमें आ जाएगा, रिकैपिटलाइजेशन, आरबीआई, एसबीआई, गवर्नमेंट, हर तरीके से इसे सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे बहुत ही इसके अंदर में पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए। लेकिन एक ब्रांड को बिल्ड करना आसान नहीं होता है, इसलिए मेरा यही व्यू रहेगा इसके अंदर में कि हम इसमें जो पिरामिडिंग जिसे हम कहते हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए मेरा यही रहेगी जब ये इसमें रिवाइवल आना शुरू हो तभी वो नया इन्वेस्टमेंट करें, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब नए इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही गुड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, जो 5-10 साल 20 साल जो ज़्यादा इस स्टॉक मार्केट के बारे में जानते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए एक ये अच्छी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और साथ ही में अगर हम इसके डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो इसमें डिविडेंड भी अच्छा दिया जाता था पहले, क्योंकि पहले प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं था, प्रोमोटर मैनेजमेंट था, इसलिए वहाँ पे डिविडेंड ज़्यादा दिया जाता था ताकि प्रोमोटर को अपने घर ले जाने के लिए कुछ पैसा मिल सके। तो आने वाले टाइम में जिस तरह से ये प्राइसिंग अगर 12 रुपये की हम पकड़ते हैं, अगर हमें इसमें 1 रुपया भी इसमें डिविडेंड मिलता है तो भी ये अराउंड 8-9% के आसपास आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर रिवाइवल होता है, अगर हम आज 12 रुपये में इन्वेस्ट करते हैं, अगर 3 साल बाद भी
भी हमें 1 रुपए का भी डिविडेंड अगर मिलता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर डिविडेंड यील्ड जो है वो अच्छा निकल के आ सकता है। प्राइस एप्रिसिएशन अगर होगा तो प्राइस एप्रिसिएशन बेनिफिट प्लस डिविडेंड बेनिफिट ये दोनों हमको मिल सकता है। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक का प्राइसिंग है और जिस तरह से इसके अंदर में एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है कि डिविडेंड इनकम इसके अंदर में एक अच्छी हो सकती है। भले ही ज्यादा ये परफॉर्म ना करे लेकिन डिविडेंड इनकम इसके अंदर में बहुत अच्छी हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस चीज के लिए हम एक बार फोकस करके इस एंगल से भी हम थोड़ा देख सकते हैं इसको। साथ ही में अगर हम अभी करंटली जो आईपीओ चल रहे हैं उसके अगर कंपैरिजन में अगर बात करें तो इसके जो प्राइजेस है वो काफी चीप है कंपेयर टू अभी आईपीओ। अभी कोई भी हाल फिलहाल मुझे लगता है 5-10 रुपए में आईपीओ कोई भी आया नहीं है। 10-12 रुपए का कोई भी आईपीओ ऐसा हाल फिलहाल में लास्ट मुझे याद नहीं है कि 2-3 साल में कोई बड़ा आईपीओ 10 रुपए में आया है। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मुझे काफी चीप लग रही है। और कंपैरेटिवली अगर अभी करंट मार्केट प्राइस की बात करें जो 25 रुपए 26 रुपए के आसपास चल रहा था तो उसके डीप डिस्काउंट में हमको मिल रहा है 55-60% का डिस्काउंट में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जब 55-60 रुपए का डिस्काउंट में मिल रहा है और SBI HDFC कोटक महिंद्रा बैंक जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उन्होंने 10 रुपए में खुद ही इन्वेस्ट किया है, तो मुझे लगता है कि बेस प्राइस जो 10 रुपए का है वो तो रह जाना चाहिए और उसके ऊपर ही मुझे लगता है कि कुछ 2-3 साल बाद हमको पैसे मिलने चाहिए। हालांकि गारंटी के साथ हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि हमें 10-12 रुपए से तो एटलीस्ट ज्यादा ही मिलेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि 3-4 साल 5 साल के लिए अगर हम होल्ड करें तो एक अच्छा रिटर्न इसके अंदर में निकल के आ सकता है। अगर इसके नए इन्वेस्टर के रिस्क की रिटर्न की बात करें तो मुझे थोड़ा मॉडरेट लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर रिस्क नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके अंदर में जिस तरह धीरे धीरे रिवाइवल होगा तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा रिस्क इसके अंदर में नहीं है। एटलीस्ट मुझे लगता है कॉस्ट पे तो हमें एग्जिट मिल ही सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नए इन्वेस्टर जो है वो उसे जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट मैंने चारों डिस्कस करा है, आप उसे भी आप देख सकते हैं। अगर मेरे कोई इसमें पॉइंट छूट गए तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट के अंदर में। मुझे और भी इसके अंदर में जो तरह और भी जो बुलिशनेस है ना इसके अंदर में इसलिए आती है कि सबसे ज्यादा बुलिशनेस इसलिए आती है क्योंकि इसके अंदर में एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होने वाला है जो कि एक बड़ी बड़ी बैंकों के से निकल के लोग आने वाले हैं। इसके अंदर में हर तरीके की एक्सपर्टीज इसको मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो ब्रांड बिल्डिंग जो है ना मुझे लगता है कि बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि SBI भी एक अच्छा ब्रांड है। गवर्नमेंट PSU बैंक्स में देखे तो सबसे बड़ा बैंक है। साथ ही में HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो एक्सपर्टीज है और उनके जो मैनेजमेंट है वो स्टाइल इसको मिल सकती है और आने वाले दिनों में इसके अंदर में एक अच्छी ग्रोथ हमको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन मिनिमम टाइम फ्रेम मेरा जो है वो 3 से 5 साल का है। 3 से 5 साल इसके अंदर में हमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसे अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड डे।